स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 11। देखो चैप्टर नंबर 11 में अभी तक हमने डायरेक्ट वेरिएशन कर लिया था, तो आज हम करने वाले हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इनवर्स वेरिएशन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कॉमन सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मान लो मुझे एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वो डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 400 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया है। ठीक है, कि ये डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे इस डिस्टेंस 400 किलोमीटर को कवर करना है। अब देखो, जब डिस्टेंस 400 किलोमीटर को कवर करेंगे तो वहाँ पे भाई वो कितने टाइम में कवर हो जाएगा वो डिपेंड करता है हमारी स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, अगर मुझे भाई ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये कितने टाइम में कवर होने वाला है वो डिपेंड करेगा हमारी स्पीड पर। तो मैंने यहाँ पे एक टाइम और स्पीड पे एक चार्ट बनाया। अब इसको ध्यान से समझो। देखो इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे टाइम 8 आवर्स लिया, ठीक है, अगर मैं टाइम यहाँ पे 8 आवर्स लेता हूँ तो देखो अगर टाइम है, मैं अगर स्पीड का फॉर्मूला बनाऊँ, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर मान लो मुझे 8 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करना है तो 8 घंटे में कवर करने के लिए मुझे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा। मैंने इस 400 को 8 से डिवाइड किया, कितना आया 50। ठीक है, ऐसे फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर 20 आवर्स में मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो जो स्पीड आएगी वो आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। टाइम अगर 10 आवर्स का है तो स्पीड क्या आएगी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर आएगी, और टाइम अगर 5 आवर्स का है तो स्पीड क्या होनी चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, जैसे ही टाइम 8 से 20 हुआ टाइम हमारा बढ़ गया ना, और जैसे ही ये टाइम बढ़ रहा है तो देखो स्पीड हमारी 50 से 20 घट चुकी। तो जिस टाइम पे हमारा टाइम बढ़ रहा है उसी टाइम उस टाइम पे जो स्पीड है क्या हो रही है, घट रही है। मतलब अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरी में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। अब देखो 20 से 10, अब इस बार टाइम घट गया, टाइम क्या हुआ, घटा, तो देखो स्पीड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई ना। ऐसे देखो 10 से 5, टाइम फिर घटा, स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कि इनवर्स वेरिएशन के केस में हमने ये देखा टाइम और स्पीड में कि अगर उन दोनों क्वांटिटी को एक साथ नोट किया जाए तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसी दो क्वांटिटी जहाँ पे एक के बढ़ने पर दूसरी घट जाए, ठीक है ना, जहाँ पे एक के बढ़ने पर दूसरी में डिक्रीमेंट हो जाए, दूसरी घट जाए, तो वो दोनों क्वांटिटी किस में कहलाएगी, इनवर्स वेरिएशन में कहलाएगी। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि डायरेक्ट वेरिएशन में या तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती थी या दोनों डिक्रीज होती थी। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो भाई दूसरी क्वांटिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। तो देखो ये जो एग्जांपल मैं लिख के चल रहा हूँ, जब हमारा डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा तो टाइम और स्पीड का जो एग्जांपल है ये कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, मतलब अगर हम टाइम बढ़ा देंगे तो हमारी स्पीड कम हो गई है, स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम हमारा घट जाएगा। भाई इसका एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो, हमें अपने स्कूल से घर तक जाना है। ठीक है, अगर हमें अपने स्कूल से घर तक जाना है, स्पीड डिस्टेंस हमारा और सेम रास्ते को फॉलो करते जाना है, तो देखो डिस्टेंस हमारा फिक्स होगा। ठीक है, अब किसी दिन अगर मैं जल्दी जल्दी चलूँगा तो अगर मैं किसी दिन मान लो तेज़ चलूँगा तो मैं क्या होऊंगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा घर पे। और अगर मैं धीरे चलूँगा तो क्या होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मतलब कि अगर मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कम लगेगा, और अगर मैं अपनी स्पीड को घटा दूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी दो क्वांटिटीज़ जहाँ पे एक के बढ़ने पर दूसरी क्या हो जाए, घट जाए, वो दोनों क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, हमारी इनवर्स वेरिएशन कहलाएगी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम किस में बता सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन। ठीक है, भाई मान लो हमारे पास कुछ काम है, अब उस काम को हमें कराना है, तो देखो वर्कर जितने ज़्यादा होंगे काम उतनी जल्दी हो जाएगा, और वर्कर जितने कम होंगे काम उतनी देरी से होगा। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाऊंगा तो टाइम मेरा घट जाएगा, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दिए गए तो टाइम बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्कर और टाइम ये भी किस पे कैसी क्वांटिटी हमारी, इनवर्स वेरिएशन वाली क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया इनवर्स वेरिएशन। अब देखो इसमें यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं इनवर्स वेरिएशन में। जैसे देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि उन दोनों क्वांटिटी का रेशियो बराबर आ रखा था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कॉलम की बात करता हूँ और इस टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं 8 इंटू 50 करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 400 मिला। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर इस कॉलम की जो दोनों क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 20 इंटू 20 400 आएगा। अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 10 इंटू 40 400 आया। अगर मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया 5 इंटू 80, ये भी क्या आया, 400। ध्यान से देखो, ये मैंने 4 कॉलम बनाए हैं यहाँ पे,
ठीक है। और चारों में उनकी जो क्वांटिटी लिखी हुई है उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रखा है, एक फिक्स नंबर निकल के आया, वो है 400। ठीक है। तो जैसे हमारा डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर दोनों क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट होता था, तो हम यहाँ पे अब ऐसे बोलेंगे कि अगर मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, ठीक है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, ठीक है, और ये जो x और y है ये हमारा किस में है, इनवर्स वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है इसमें, इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन पहचानेंगे कैसे, मैंने बता दिया है, ठीक है, कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो अगर ये इनवर्स वेरिएशन बोल रखा है तो यहाँ पे जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा ये हमेशा क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए। मतलब कि अगर x किसी टाइम पे x1 है, y y1 है, x किसी टाइम पे x2 है, y y2 है, तो हमेशा ये x1 y1 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 y2 होता है। बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं तुम्हें डायरेक्ट में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों में रिलेट कर पाओगे कि क्या फ़र्क आ रहा है। अगर मान लो डायरेक्ट वेरिएशन होता तो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, ठीक है, साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आसानी से फिर उनमें डिफरेंस नजर आएगा कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन दोनों में। मान लो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो डायरेक्ट में क्या होता है, x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2। तो वहाँ पे रेशियो बराबर हो रखा था, बस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने x1 अपन y1 लिया है तो यहाँ पे हमने x1 इंटू y1, यहाँ ये x2 y2 में x2 अपन y2 लिया है तो इनवर्स में x2 इंटू y2। बस इतना सा फर्क आएगा हमारा डायरेक्ट से इनवर्स में जाते हुए, ठीक है। तो ये तो हमने इनवर्स वेरिएशन की बात कर ली। एक दो पॉइंट और बताने हैं मुझे इसमें। इनवर्स वेरिएशन को दूसरे नाम से इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोला जाता है। मतलब इनवर्स का मतलब इनडायरेक्ट भी बोला जाता है, और वेरिएशन का दूसरा नाम होता है इसमें प्रोपोर्शन भी बोल दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन कहीं पे लिखा आ जाए, कहीं पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा आ जाए, तो मतलब समझा ना भाई, बात एक ही चल रही है, ठीक है। इनवर्स का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, दूसरा नाम प्रोपोर्शन। तो ऐसे ही कहीं ये इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोल सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन बोल दे, तो मतलब ये चार नेम से हम बोल सकते हैं। तो चारों एक ही बात है, इनवर्स वेरिएशन का मतलब ये दूसरे नाम ही है। तो किसी बुक में हो सकता है तुम्हें इनडायरेक्ट वेरिएशन लिखा मिल जाए, या किसी क्वेश्चन में वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल दे, तो बात मतलब समझा ना, इनवर्स वेरिएशन की ही बात चल रही होगी। बात क्लियर है। तो ये तो मैंने इसका इनवर्स वेरिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.2 पर, जो कि हमारे किस पर बेस्ड है, इनवर्स वेरिएशन पर ही बेस्ड है। देखो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल स्टेट इन विच द केसेस एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एंड इन विच डायरेक्टली। बोला गया है कि ये जो हमें टेबल गिवन है इसमें दो क्वांटिटी की बात चल रही है, एक्स और वाई। तो बोला गया है कि इस टेबल में क्या ये एक्स वाई डायरेक्टली वेरिएशन है या इनवर्सली वेरिएशन। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले कॉलम से दूसरे कॉलम की तरफ जाता हूँ तो अगर मेरा एक्स बढ़ा तो मेरा वाई भी बढ़ा। तो भाई देखो एक बात तो ये समझ में आ चुकी है, दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज कर रही है। तुम सेकंड से थर्ड कॉलम पे जा रहे हैं, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, थर्ड से फोर्थ पे जाओ, दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज। तो जब दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज कर रही है तो भाई ये इनवर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इनवर्स होता तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए था। बात क्लियर है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए था। तो पहली बात तो इनवर्स के लिए एक घटना चाहिए तो दूसरा बढ़ रहा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट रहा होता है, तो इनवर्स तो नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन भाई ये भी ध्यान रखो, बढ़ने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है डायरेक्ट होगा ही, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बढ़ना तो चाहिए लेकिन सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब इनवर्स तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट हो सकता है। तो इसमें मैं इनवर्स वाली कंडीशन लगा कि सिर्फ डायरेक्ट वाली कंडीशन लगाता हूँ। मैं यहाँ पे एक्स अपन वाई का रेशियो चेक करता हूँ हर कॉलम में। देखो पहला कॉलम 1/8, भाई ये 1/8 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये 1/8 ही रहेगा। दूसरे कॉलम पे आओ, ये है 2/16, अगर 2/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला जाए 1/8 आएगा। थर्ड कॉलम पे आओ 3/24, अगर 3/24 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला जाए तो ये कि 3 से डिविजिबल तो 1/8 आएगा। 4/32 इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1/8 आएगा। 5/40 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 से डिविजिबल होने के बाद 1/8 आएगा। और 6/48 अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाए तो 1/8। मतलब कि देखा जाए सभी कॉलम में सभी का रेशियो क्या रखा है, कांस्टेंट आ रखा है। मतलब ये जो x अपन y है ये हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, सभी में सेम मिल रहा है। सेम का मतलब एक कांस्टेंट नंबर निकल के कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये x एंड y किस में हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि ये जो x y है हमारा
तो ये जो एक्स वाई गिवन है यहाँ पे किस में गिवन है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो पहले वाला जो पार्ट है यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट में भी हमें टेबल गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो इस टेबल में देखो, अब इसमें भी बोला गया है कि क्या ये जो गिवन क्वांटिटी है यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स। अब सुनो ध्यान से, देखो अगर पहली क्वांटिटी देखो 1 रखा है अभी 48, एक्स 1 से 2 हुआ, एक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वाई 48 से 24 हो चुका। इसका मतलब एक बात तो यहाँ पे तय हो चुकी है, देखो दोनों क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी घटी, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी घटी, मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट होता तो भाई एक घटना, एक घटती नहीं दूसरी बढ़ती नहीं। डायरेक्ट में तो क्या होता है, या तो दोनों बढ़ती या दोनों घटती, तो भाई दोनों एक साथ इंक्रीज तो नहीं हो रही, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, तो इन्वर्स होने के चांसेस है। देखो ऐसा नहीं है कि हर जो भी तुम्हें टेबल दी जाएगी वो या तो डायरेक्ट रहेगा या इन्वर्स, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ना तो वो इन्वर्स में आएगा ना वो तुम्हारा डायरेक्ट में आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब इन्वर्स और डायरेक्ट में बात की जाती है तो डायरेक्ट में दोनों बढ़ती तो है लेकिन सेम रेशियो में बढ़नी चाहिए। सेम रेशियो चले, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 से 3 कर देता, ये 8 से 16, अब 1 से 3 बढ़ करने का मतलब हुआ तो है कि बढ़ा तो है, 8 से 16 का बढ़ा तो है, लेकिन फिर वो सेम रेशियो नहीं आता। 3/16 भाई 3/16 नॉट इक्वल टू 1/8। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इन्वर्स होने के चांसेस है। अब अगर ये इन्वर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इन्वर्स बोल लेंगे, अदरवाइज ये इन्वर्स भी नहीं है। तो हमें चेक करना है इसको इन्वर्स के लिए। तो इन्वर्स में क्या आना चाहिए, इन्वर्स में जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है ना, ये एक कांस्टेंट नंबर निकल के आना चाहिए। तो देखो करते सबका मल्टीप्लाई, इस वाले कॉलम की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, देखो 48 आएगा। इस वाले कॉलम की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो 2 × 24, 48 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 × 30, 16 × 3 48 आया, 12 × 4 48 आया, 6 × 8 48। ध्यान से देखो हर एक कॉलम में सब दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट आ रखा है एक फिक्स नंबर निकल के आया 48 48। मतलब कि ये हो गया कि अगर x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट निकल के आ रखा है तो ये जो x एंड y क्वांटिटी है ये हमारा किस वेरिएशन में दे रखा है, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो x और y का रेशियो बराबर आएगा, और अगर इनवर्स वेरिएशन है तो x और y का प्रोडक्ट बराबर आएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों दो क्वांटिटीज डायरेक्ट में भी आ जाए और इनवर्स में भी आ जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दो क्वांटिटीज गिवन है ना वो डायरेक्ट में है ना वो इनवर्स में है। तो सिचुएशन कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, बस हमें ध्यान रखना है रेशियो बराबर आएगा तो हम बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन है, प्रोडक्ट बराबर आएगा तो हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन है। सीधी सी बात है, सिर्फ इतना याद रखना हमें। बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, इफ ए एंड बी वेरी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रखा है कि यहाँ पे जो ए एंड बी है वेरी कर रही है इनवर्सली। अच्छा वेरी का मतलब क्या होता है कि चेंज हो रही है, VARY जहाँ पे लिखा होता है उस वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना, मतलब बदलना, ठीक है। तो ए एंड बी यहाँ पे क्या रखा है, इनवर्सली वेरी कर रही है। तो इनवर्सली वेरी करने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है ए एंड बी, ये हमारा इनवर्स वेरिएशन गिवन है। कैसा गिवन है, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो वेरी या वेरिएशन, वेरिएशन मतलब भी चेंज होना, वेरी मतलब भी चेंज होना, बात एक ही है, ठीक है। तो वेरी कर रही है। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल। तो अगर यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी ए एंड बी है तो इसका हमें क्या निकालना है, जो ये मिसिंग क्वांटिटी नजर आ रही है A1 B1 B2, इनका वैल्यू बताना है। तो देखो अभी हमने बात की थी अगर दो क्वांटिटी है एक्स है, हमने एक्स वाई बोला था वहाँ पे कि अगर दो क्वांटिटी एक्स वाई और वो हमारा इनवर्स वेरिएशन है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ए बी है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। मतलब किसी भी कॉलम को लेकर के दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं कह सकता हूँ भाई 16 × 4 इज इक्वल टू 32 × B1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल 8 × B2 इज इक्वल टू A1 × 0.5। बात समझ में आ गई भाई। यही तो था कि किसी भी कॉलम की दोनों क्वांटिटी को ले लो, अगर वो हमारा इनवर्स वेरिएशन है तो उन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम आने वाला है। तो चाहे 16 × 4 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इस कॉलम की दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा, बराबर रहेगा। अब देखो इधर तो कोई वेरिएबल नहीं है तो 16 × 4 32, ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, 32 × B1, तो ये बन जाएगा 32 × B1। अगर मुझे ये B1 निकालना है तो 32 को मैं इधर भेज दूंगा डिवाइड में, और 32 डिवाइड बाई 32 कितना 1, तो B1 की वैल्यू तो आ गई भाई 1, ठीक है। तो B1 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब देखो
ये 16 इंटू 4 को अब मैं इसके बराबर भी लिख के चल सकता हूँ। वैसे मैं इसको 32 इंटू बी वन इज इक्वल टू 8 इंटू बी टू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास B1 भी पता है। लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आ रखा सीधे सीधे, तो हम सीधे सीधे इसको लिख के चल सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको ही लेकर के चलना है, इसको और इसको भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मुझे B1 पता चल चुका ना, मैं B1 की वैल्यू डाल दूंगा, बात एक ही आएगी। ठीक है, दोनों तरफ से देख लो, LHS हमारा 32 ही बनना है, तो देखो ये 32 बन जाएगा इज इक्वल टू 8 इंटू B2। अगर ये B2 निकालना है तो 8 डिवाइड में जाएगा, और 8 डिवाइड में जाएगा मतलब 32/8 कितना हो जाएगा 4, तो B2 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो B2 हमारे पास 4 आएगा। ऐसे ही 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 को हम A1 इंटू 0.5 भी बोल सकते हैं। अब देखो ये 0.5 है, अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 से 10 2 टाइम्स आएगा। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, अगर ये 2 डिवाइड में है तो उधर जाने पे कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू A1। 16 4 जा कितना होता है 64, और 64 का डबल करेंगे तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 4 होगा हमारा 64, 64 का डबल करेंगे 128। ठीक है, अच्छा मैंने एक गलती कर दी इस तरीके से, क्योंकि 16 इंटू 4 64 होता है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा 32, इस वाले पार्ट में मैंने फिर गलती कर दी थी, यहाँ पे 64 आएगा, ये 64 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो देखो B1 कितना आ चुका हमारे पास 1 आ चुका है। अच्छा मैंने इधर भी गलती कर दिया, तो बच्चों ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने 16 इंटू 4 समझ लिया 32 होता है, 16 इंटू 4 कितना हो 64 होता है, तो यहाँ पे B1 भी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना आंसर को। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करो तो आंसर साथ साथ आंसर शीट में चेक करते रहा करो, जिससे क्लियर होता रहे कि भाई हमारा आंसर सही आया कि नहीं, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा तो कम से कम इतना तो है हम उसको रीचेक तो कर सकते हैं कि क्यों नहीं आया हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है, तो कई बार हो सकता है आंसर शीट गलत हो जाए, लेकिन बहुत मामूली केस में गलत होती है, तो इसलिए आंसर हमारे चेक करते रहने चाहिए। तो देखो B1 2 आ गया है हमारे पास, ठीक है, B2 8 आ चुका, और A1 कितना आ चुका हमारे पास 128। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था इनवर्स वेरिएशन का कि प्रोडक्ट को क्या कर दो बराबर रख दो, और बस वहाँ पे इक्वेशन बना करके सबकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ 56 मैन कैन डू सम वर्क इन 42 डेज, हाउ मैनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 14 डेज। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा दे रखा है, समझ में आ चुका होगा। क्या बोल रखा है कि इफ 56 मैन कैन डू सम वर्क इन 40 डेज, अगर किसी काम को 56 मैन कितने डेज में कर रहे हैं 42, यानी कि जब मैन 56 तो नंबर ऑफ डेज कितने हमारे पास 42 है, तो हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 14 डेज, कि इसी काम को अगर मुझे 14 डेज में कराना हो तो कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो हमें ये नहीं पता, तो इसको मान लिया हमने x। अब ये बताओ यहाँ पे जो क्वांटिटी दे रखी है नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज, भाई देखो अगर मैन बढ़ाऊंगा, मान लो मुझे कोई काम कराना है, एक काम मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे ये कंप्लीट कराना है, अगर उस काम में मैं लेबर को बढ़ा दूंगा तो भाई जो जल्दी कर देंगे उस काम को, लेबर की संख्या घटा दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब कि क्या दोनों में इनवर्स वेरिएशन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अगर ये इनवर्स वेरिएशन वाला केस है, और इनवर्स वेरिएशन में अगर दो क्वांटिटी होती है तो उन दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या निकल के आता है, कॉन्स्टेंट नंबर आता है कि नहीं आता। तो अगर मैं दोनों कॉलम के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 56 इंटू 42 इज इक्वल टू क्या x इंटू 14, बराबर कर देना है। जैसे वहाँ पे डायरेक्ट में क्या चलता था, रेशियो बराबर चलता था, यहाँ पे बस प्रोडक्ट बराबर चलता जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे देखो x निकालना है, x निकालना है तो 14 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब ये जो 14 है ये x के मल्टीप्लाई में है ना, तो साइड चेंज होने पर कहाँ जाएगा डिवाइड में, 14 से ही 3 टाइम्स चला जाएगा, और 3 का 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 6 18, 3 5 15 16, तो 168 है, और 168 क्या है मैन। इसका मतलब अगर मुझे इसी काम को 14 डेज में कराना है तो कितने मैन की रिक्वायरमेंट होने वाली है 168। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है इट टेक्स फॉर 3 गार्डनर्स 90 मिनट टू वीड आ गार्डन। देखो एक गार्डन दे रखा है और उस गार्डन को वीड करने के लिए तीन जो गार्डनर है वो कितना टाइम ले रहा है 90 मिनट। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है वीट। पहली बात तो वीट का मतलब समझो, वीट का मतलब ये होता है कि जैसे गार्डन में कुछ हमने लगाया हुआ फल सब्जी जो भी लगा रखा हो, वहाँ से जो हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वीड का मतलब होता है कि जो भी उसके अंदर वाइल्ड प्लांट आ चुके हैं, मतलब ऐसे प्लांट जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो अपने आप से उगकर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको वो निकाल रहे हैं बाहर।
ठीक है भाई, हमने कोई फल सब्जी लगा रखा है, उसके अंदर जो फालतू के पेड़ पौधे उग कर आ जाते हैं अपने आप से, तो वीड का मतलब उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो जो 3 गार्डनर है उस गार्डन को 90 मिनट में क्या कर दे रहा है, वीड कर दे रहा है। अब हमसे बोला गया कि अगर हम उसी गार्डन को 15 मिनट में वीड कराना चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि वो जो पूरा गार्डन है 15 मिनट में वीड हो जाए, तो हमें हाउ मैनी मोर गार्डनर नीड टू पुट ऑन द जॉब। तो देखो सवाल क्या है, हाउ मैनी मोर गार्डनर। तो ये नहीं पूछ रहा कि जब 15 मिनट में होगा तब कितने गार्डनर चाहिए, ये पूछ रहा है कितने और चाहिए। मतलब कि अभी 3 है तो हमें कितने और एक्स्ट्रा चाहिए। बात समझ में आ गई। तो भाई पहले तो हम ये निकाल रहे हैं कि जब 15 मिनट में हमें कराना होगा तब कितने चाहिए, और जो भी आएंगे उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो कितने एक्स्ट्रा आए हैं हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर इस केस में दोनों क्वांटिटी में इनवर्स वेरिएशन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि देखो जैसे ही नंबर ऑफ गार्डनर बढ़ाऊंगा काम मेरा जल्दी हो जाएगा। काम जल्दी होने का मतलब टाइम कम लगेगा। तो देखो टाइम पहले 90 मिनट था, कम कर दिया ना, तो सीधी सी बात है भाई नंबर ऑफ गार्डनर बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर बढ़ाने पड़ रहे हैं मतलब एक चीज़ घटने पर दूसरी बढ़ने वाली है, तो भाई कौन सा वेरिएशन चलेगा? इनवर्स वेरिएशन चलेगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा आएगा भाई कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। अभी तो चलो क्या है, एक्सरसाइज 11.2 है, हमें पता है इनवर्स वेरिएशन वाला है, इनवर्स वेरिएशन कॉन्सेप्ट यूज होगा। पेपर में कुछ नहीं लिखा होगा इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन, हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनवर्स हो सकता है। तो इनवर्स वेरिएशन है, और अगर इनवर्स वेरिएशन है तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गार्डनर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया इसको एक्स, तो ये एक्स इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये 3 × 90 अपॉन में क्या आएगा, 15 आएगा, इज इक्वल टू एक्स। 15 से 96 बार जाएगा, 6 3 जा कितना 18, तो एक्स आया 18। अब ये एक्स 18 का मतलब क्या है कि जब उस गार्डन को 15 मिनट में वेट किया जाएगा तब हमें 18 गार्डन चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोर गार्डनर मतलब जो एक्स्ट्रा गार्डनर आए हैं वो कितने आए हैं? तो भाई ये बताओ, 15 मिनट में करने के लिए 18 चाहिए ना, अब 3 तो हमारे पास उसमें पहले ही थे ना, तो जो एक्स्ट्रा आए हैं वो कितने आए हैं? 15 मोर गार्डनर, यानी कि 15 और एक्स्ट्रा आए हैं, क्योंकि 3 तो पहले से ही थे, तो 15 और आने पड़ेंगे। बात क्लियर होगी। तो देखो क्वेश्चन में जवाब किस तरीके से देना है वो डिपेंड करेगा वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने पूछा गया है कि कितने एक्स्ट्रा आए हैं, तो अब मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जो एक्स्ट्रा आए हैं, ये नहीं कि टोटल कितने काम कर रही है। बात समझ में आ गई। टोटल तो 18 ही है कि 18 वर्कर को ही 18 गार्डनर को ही काम करना पड़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आया है वो हमारे कितने हैं, 15, क्योंकि 3 हमारे पास पहले से थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रिमेनिंग क्वेश्चन इसके हम आगे की एक्सरसाइज आगे की वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।